बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान मान, CEO मान स्टेट DHFA 6 लाहौर। आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद साहब, CEO स्टेट प्लानर। ये इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। काफ़ी पिछले दिनों से इनकी मुलाकात चल रही थी FBR के नुमाइंदगान से। आज का हमारा मेन टॉपिक है 7E। अभी जो नई टैक्सेशन 7E के हवाले से है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनकी जो भी ऑफिशियल से बातचीत हुई है उसमें से कुछ रिजल्ट निकले हैं। इनकी डिस्कशन किस तरह की रही उनके साथ, इन्होंने क्या सजेशन दी और ये 7E है क्या बेसिकली। करंट सिचुएशन में खासतौर पर DHA लाहौर या दूसरे DHAs में जो ट्रांसफर्स के मामला हैं वो 7E के बाद से किस तरह के चल रहे हैं, ट्रांसफर किस तरीके से हो रही हैं और ये 7E जो है इसकी एग्जाम्पशंस क्या हैं, किन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। जी शाहिद साहब थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये 7E जो है इसको ज़रा थोड़ा सा काइंडली डिफाइन कीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, आपने मदऊ किया और मुझे इज़्ज़त से नवाजा। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे मौका मिला कि आपके तवस्सुत से मैं उन लोगों तक इसकी एक्सप्लेनेशन और इससे रिगार्डिंग जो चीज़ें लॉ में बयान की गई हैं वो अपने उन भाइयों को बता सकूं जो इसके हवाले से बहुत परेशान हैं, जिनको इसकी समझ नहीं आ रही। सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं कि एक आम आदमी तो उसके लिए मुश्किल है, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे इदारों में भी लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ज़रूर है, इसमें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी की ज़रूरत है और उस हवाले से हमने FBR में बात भी की है, एक कमेटी भी बन चुकी है, उस कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी जो हमारी लॉ की आसानी के लिए, इसकी प्रोसीजर की आसानी के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला ड्राफ्ट्स FBR को बहुत जल्द भेज रहे हैं और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसके प्रोसीजरल मैटर्स किस तरह से रिजॉल्व होंगे और कैसे आपने फॉर्म लेना है, कैसे आपने 7E जमा करवाना है, किन किन प्रॉपर्टीज़ पर 7E जमा होगा, किन प्रॉपर्टीज़ पर नहीं होगा। तो एक तो ये है कि इसका जो सर्टिफिकेट है जो फॉर्म A की सूरत में उन्होंने दिया है वो अभी चूँकि आपको हार्ड कॉपी लेकर उसके ऊपर अपना डाटा फिलअप करके तो कमिश्नर से उसकी अप्रूवल लेनी होती है। ये मैं आपको बता दूं जो हमारी वर्किंग हुई है वहाँ पर जो हमने सजेशन दी हैं उसके नतीजे में इंशाल्लाह आने वाले 15 से 20 दिनों में ये जो आपको फ़िज़िकली जाना पड़ता है कमिश्नर के पास ये ख़त्म हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल में ही आपको वो फॉर्म मिलेगा, आप उस पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी जो साबका टैक्स रिटर्न है, वेल्थ स्टेटमेंट है, वो साथ अटैच करके तो उस फॉर्म को फिलअप करके आप कमिश्नर को भेज देंगे थ्रू ऑनलाइन और उसी तरह ऑनलाइन आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट आप प्रिंट निकाल कर आप अपनी ट्रांसफ़र फाइल के साथ लगाकर अपनी ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। ये उसकी जो कॉम्प्लिकेशन राइट नाउ है वो इंशाल्लाह आने वाले 15 से 20 दिनों में इसी महीने अगस्त के महीने में ये इंशाल्लाह इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने पूछा 7E के हवाले से, तो 7E की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स लोगों के दरमियान हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंटरप्रिटेशन का मैटर है, इंटरप्रिटेशन का इशू है। बहुत सारे लोगों को चूँकि लॉ की टर्म्स और लॉ की लैंग्वेज जो है वो बड़ी स्पेसिफ़िक और टेक्निकल होती है, वो आम बंदे को समझ में नहीं आती। उसके लिए किसी को आसान अल्फाज में समझाने की ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लॉज बना दिए जाते हैं लेकिन उनको आसान अल्फाज में उनकी तशरीह नहीं की जाती, उस पर कोई सेमिनार नहीं किया जाता, उसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो लॉ बाज़ दफ़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट लोगों की नज़र में चूँकि उसकी वो एजुकेशन का वो लेवल नहीं होता, उसको अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल नहीं होता, तो लोगों के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं उसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी दोस्त का फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह ताला, उसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। 7E फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखें दोस्तों कि ये रेजिडेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। ये नॉन रेजिडेंट यानी कि ऐसे हमारे पाकिस्तानी भाई जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो 183 दिन पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो या बाहर का हो, तो अगर वो 183 डेज़ का उनका पाकिस्तान से बाहर का टर्न्योर है तो वो नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर होते हैं टैक्स की इस्तिलाह में। तो उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी का ये जो टैक्स है 7E ये लागू नहीं होता, लिहाजा उनको ना 7E चाहिए ना सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। अब आ जाएं रेजिडेंट्स की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं या कोई और हमारा बिज़नेस नहीं भी है और हम रेजिडेंट्स हैं,
तो उसके लिए कुछ 7E में कुछ चीज़ें सेक्शन उसके सेक्शन 7E के सेक्शन 2 में जो है ना वो बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जेम्प्ट होंगी। ये तकरीबन कुछ 6-7 कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें से नंबर 1 जो है वो आपका एक कैपिटल एसेट है। कोई कैपिटल एसेट आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका घर हो, आपका कमर्शियल प्लाजा हो, आप जिसको भी चाहें एक कैपिटल एसेट उसमें से आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। दूसरा आपका मतलब नॉर्मली लोग उसको अज्यूम करते हैं कि ये आपका जो पर्सनल लिविंग घर है, हाउस है, उसको कंसिडर किया जाता है। आप उसी को कंसिडर कर लें आसानी के लिए। दूसरा उसमें जो एग्जेम्पशन है वो है आपका सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस। अच्छा, उसमें कोई कैद नहीं है, ये भी आप समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक बिज़नेस है और 3, 4, 5 या 10 शहरों में है और 10 के 10 शहरों में मैंने अपनी प्रेमिसेस परचेज़ की और मैंने उस प्रेमिसेस पर अपना ऑफिस बना लिया। तो वो 10 के 10 या 100 भी हों तो 100 के 100 जो ऑफिसेज होंगे वो एग्जेम्प्ट हैं। उनके ऊपर जब आप बेचेंगे या फाइनल टैक्स रिटर्न जब आप साल बाद जमा करवाते हैं सितंबर में, तो उसके ऊपर आपने कोई रेंटल टैक्स पे नहीं करना। इसी तरह आपकी फैक्ट्री है वो 1 है या 100 है, जो बिज़नेस आप जनरेट कर रहे हैं या जहाँ पर आपका बिज़नेस प्रेमिसेस है वो प्रोडक्शन हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है, तो उसकी भी एग्जेम्पशन मौजूद है। वो ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह अगर आपकी 10 फैक्ट्रियाँ हैं, 10 मिलें हैं, तो सिर्फ आप एक को एग्जेम्प्ट नहीं है, वो सबको एग्जेम्प्ट है। इसलिए वो 10 की 10 जो आपकी फैक्ट्रियाँ हैं वो 10 की 10 एग्जेम्प्ट होंगी। इसके बाद आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो चाहे 1 एकड़ है, चाहे 1000 एकड़ है, चाहे वो एक पीस है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में है, तो वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट होगी। उसके ऊपर आपको 7E टैक्स नहीं पे करना। इसी तरह आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक जो लैंड में या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल साल हर साल से कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई और उसके ऊपर उन्होंने घर बना लिया या कमर्शियल प्लाजा बना दिया या कोई फैक्ट्री बनाकर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि उन्होंने रेंट आउट की हुई है और रेंट के ऊपर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को वो पे कर रहे हैं। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो ओपन प्लॉट हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकती है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो एक आपका सेकंड हाउस हो सकता है जो आप बनाकर किसी को रेंट आउट करेंगे। बट शर्त इसमें ये है कि उस रेंटल इनकम के ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हों और उस टैक्स का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि इसके ऊपर हमने ये चूँकि रेंट पे कर रहे हैं, लिहाजा उस रेंटल वैल्यू के ऊपर जो आपने टैक्स पे किया तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रेंटल वैल्यू वाली होंगी उनके ऊपर आपने 7E का टैक्स नहीं पे करना। इसी तरह उसके बाद आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो शोहदा को मिलती है, उसकी फैमिलीज़ को या गवर्नमेंट सर्विसमैन को, या वो फर्स्ट अलॉटी हैं लाइक एक कर्नल साहब को एक प्रॉपर्टी मिल गई या एक ब्यूरोक्रेट को एक प्रॉपर्टी मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से जो फर्स्ट अलॉटमेंट थी उसकी, तो वो फर्स्ट अलॉटमेंट भी एग्जेम्प्ट है। इसके बाद एक और एग्जेम्पशन है जो कि बहुत कम लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं। वो ये है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं लाइक 1 जुलाई से ऑनवर्ड, इस साल 1 जुलाई से ऑनवर्ड अगले साल 30 जून तक आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है और उसको विद इन दैट ईयर उसी फिस्कल ईयर या उसी फाइनेंशियल ईयर के दरमियान ही बेच दिया है, यानी टैक्स रिटर्न में आप नहीं गए उसको लेकर, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स 7E का टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इवन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर हमारी DHA में डिबेट हुई है कि वो कहते हैं कि नहीं हमें सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा, बट मेरी राय ये है कि जब आप विद इन 1 ईयर कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने लिख दिया है तो इसके ऊपर अब आपको टैक्स जमा करवाने की या सर्टिफिकेट एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये हैं मोटी मोटी बातें जो लॉ में प्रोवाइड की गई हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स जमा करवाने की या स्पेशली 7E जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद जो फाइनल पॉइंट इसमें आता है जहाँ कन्फ्यूजन आती है वो ये है, ये तो आसान बातें थीं, ये तो सबको तकरीबन समझ आ गई। अब इसके बाद क्या है
कन्फ्यूजन यहाँ आती है कि प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट कैटेगरीज़ की थी। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक घर है, एक ऑफिस है और 4 प्लॉट हैं, ओपन प्लॉट हैं। अब उन ओपन प्लॉट्स की वैल्यू सपोज़ 2 करोड़ रुपया एक प्लॉट की वैल्यू है और 4 प्लॉट है मेरे पास, तो उनकी टोटल एग्रीगेट वैल्यू बनती है 8 करोड़ रुपया। अब मेरा जो घर है जो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा कैपिटल एसेट है, उसको भी माइनस कर देंगे, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर मैंने कोई रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी दी हुई है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर मेरा कोई ज़ाती ऑफिस है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब मेरे पास बचे 4 प्लॉट, 4 प्लॉट्स की वैल्यू है, किसी की 2 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ है, किसी की करोड़ है, किसी की 6 करोड़ है। तो अब एग्रीगेट किया जाएगा, जो एग्जेम्पशन थी उसको माइनस करके जो बाकी प्लॉट बचे उनके ऊपर एग्रीगेट करके फॉर एग्जांपल आपकी टोटल वैल्यू बनती है 10 करोड़ रुपया। तो अब उस 10 करोड़ के ऊपर आपने हर साल 10 लाख रुपया जमा करवाना है। अलबत्ता जब आप कोई प्रॉपर्टी उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको उस एक प्रॉपर्टी के ऊपर 7E जमा करवा कर आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये तो कन्फर्म हो गया, चूँकि एग्रीगेट वैल्यू 2.5 करोड़ रुपये से प्लस में चली गई। 10 करोड़ है या 2.5 करोड़ से 2 करोड़ 60 लाख हो जाए, 55 लाख हो जाए, 51 लाख हो जाए, अब आपने 7E का टैक्स जमा करवाना है। तो 7E का जब टैक्स जमा करवाना है तो आपने उस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर 7E का टैक्स जमा करवाएं, जाके अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएं और दैट्स इट। इसके अलावा फर्दर अभी हमें ज़रूरत नहीं। अलबत्ता जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे सितंबर में या अगस्त में या अक्टूबर में, जो भी डेट फाइनल डेट से पहले, तो फिर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह हम पहले अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह वहाँ पर एक आपका एग्जम्पशन का देखा जाएगा फार्मूला कि ये प्रॉपर्टीज़ जो अंडर 7E हमने एग्जम्प्ट की हैं, उनके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ बची थी, फॉर एग्जांपल वही फार्मूला मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टीज़ थी 10 करोड़ रुपए की। अब 10 करोड़ रुपए की उस वैल्यू के ऊपर आपको 1% टैक्स पे करेंगे आप, और वो आपके लिए एविडेंस बन जाएगी। अब आपको पूरा साल अगर उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको दोबारा वो 7E का टैक्स जमा नहीं करवाना, ना आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अलबत्ता सर्टिफिकेट की ज़रूरत तब पेश आएगी जब आप ये क्लेम करेंगे गवर्नमेंट से कि जी मेरे ऊपर 7E अप्लाई नहीं होता, मेरी ये प्रॉपर्टीज़ एग्जम्प्ट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बचती है उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपये से कम है, तो अब मुझे 7E जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। उसको गवर्नमेंट अपने तौर पर वेरीफाई करेगी और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी जो कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। आप दोबारा जब DHA में जाएंगे, कोई एक प्रॉपर्टी बेचते हैं, उस प्रॉपर्टी को फॉर एग्जांपल वो 2.5 करोड़ रुपये से कम थी, 9 प्रिज्म की या 9 टाउन के 2-3 प्लॉट थे, तो उनमें से एक प्लॉट जब आप ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो आप वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट वो बना होगा, वो आप साथ अटैच करेंगे। दोबारा अब आपको FBR में 1 साल तक जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ये इसका मुख्तसर खुलासा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल आपके ज़हन में हो। मैं सॉरी आपसे, अभी ये जो DHA में करंट सिचुएशन में जो ट्रांसफ़र्स के मामला था वो कैसे चल रहे हैं? मेरी आज भी ट्रांसफ़र थी, उन पे 7E एप्लीकेबल नहीं था, तो उसकी जो FBR वैल्यू थी वो 2.5 करोड़ से कम थी। इन्होंने कहा जी उसका आप 7E का 1% डायरेक्ट ट्रांसफ़र, साहब ने कहा कि वो जमा करवा के लेंगे तो हम आपके ट्रांसफ़र कर देंगे। FBR के पास गए थे, फॉर्म 1 फिलअप करके उसके बाद वो कहते अभी तक हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं आया अभी तक, कैसे तक इसको किस तरह हमने इसको क्लियर करके देना आपको। ये ओवरसीज़ क्लाइंट थे, आज इनकी शाम की वापसी की फ़्लाइट थी, तो वो 7E पर उन्होंने जमा करवा दिया। तो ये क्या ठीक DHA कर रहे हैं या इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और DHA की ट्रांसफ़र में जो है वो किस तरह भी ट्रांसफ़र हो रही है, ताकि आम जो यूज़र है उनको इसकी समझ आ जाए कि ये नॉर्मल ट्रांसफ़र का प्रोसीजर DHA में भी करंट सिचुएशन में किस तरह चल रहा है? देखें, मैं समझता हूँ कि अगर DHA के पास जो उनके लॉ ऑफिसर या उनके फाइनेंस के ऑफिसर्स बैठे हैं और अगर वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते तो फिर हमारे मुल्क का एक अलमिया है और बदकिस्मती है कि अगर इतनी अच्छी क्वालिफाइड टीम बैठी भी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते या वो एलेबरेट नहीं कर पाते, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी परेशान कुन बात है और लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। देखें, आज भी मेरी DHA के ऑफिशियल्स के साथ बात हुई है
तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम 7E का टैक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मामले में नहीं मांग रहे, ना हमने मांगा है। अब आपने जो मुझे बताया वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग है। नहीं, अभी ये रिसेंटली गए हैं इनको, मैं आज की बात कर रहा हूँ। ठीक, आज उन्होंने कहा है, क्योंकि पहले इन्होंने ब्लॉक कर दी थी ट्रांसफ़र वो कि जी पहले आप 7E जमा करवाएं या फॉर्म लेकर आएँ। तो मेरी उनसे, उनके लॉ डिपार्टमेंट वालों से बात हुई, तो मैंने कहा कि एक पाकिस्तानी जिसके ऊपर टैक्स रिटर्न इवन जमा करवाना ही ज़रूरी नहीं है, लॉ ने उसको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप टैक्स रिटर्न भी जमा ना करवाएं, चाहे आप, क्योंकि उनका इधर बिज़नेस कोई नहीं है, तो उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, 7E जमा करवाएं, या आपसे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट FBR से लेकर आएँ, जबकि उनका डाटा ही FBR के अंदर मौजूद नहीं है। तो उस पर फिर उन्होंने एग्री किया, फिर उन्होंने अंडरटेकिंग पर ट्रांसफ़र शुरू की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस कोशिश की वजह से आज वो अंडरटेकिंग भी ख़त्म हो गई है। अब वो बग़ैर अंडरटेकिंग के 7E का टैक्स लिए बग़ैर आपको एक, अगर आपका कस्टमर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद है तो उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है, नो इशू एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। शाहिद साहब, अभी आपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर से बातचीत की थी उसका रिजल्ट थोड़ा सा हमें बता दें, उसमें डिस्कशंस क्या हुई और उनकी तरफ से कोई पॉजिटिविटी शो हुई है इस टैक्स के बारे के? देखिए, हमारी इस टैक्स को क्या समझते हैं ये टैक्स के बारे में, इसका इम्पैक्ट मेन असल में मैं जो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो हमें अपनी मीटिंग का हवाला बता दें, दूसरा हमें ये बताएं कि इसके जो उनको IMF की तरफ से टारगेट दिए गए हैं कि आपने ये टैक्सेशन इकट्ठी करनी है, वो बता दें कि आपने उनको राय दी, उनको कोई अगर टैक्सेशन में आप किस तरह करके इम्प्लीमेंट चीज़ों को करके आप टैक्सेशन इससे ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारी देखें नेशनल असम्बली में कायमा कमेटी बराए फ़िनांस, जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, उनसे मीटिंग हुई। उसी मीटिंग में मोहतरम इसहाक डार साहब भी मौजूद थे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनके साथ हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई कि हमने उनको ये कहा कि ये 7E एक ज़ालिमाना टैक्स है, इसको ख़त्म किया जाए, इससे हमारा जो बिज़नेस है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इस पर उनके रिमार्क्स ये थे कि जी ये चूँकि हमें IMF में लोन नहीं मिल रहा था तो हमें कुछ गारंटीज़ को, कुछ टैक्सेशंस को, कुछ अमाउंट्स को इंश्योर करना था, जिसकी बिना पर हमने मुख्तलिफ़ इदारों पर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ सेक्शंस में, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में नए टैक्सेस हमें लगाना पड़े। उनमें से रियल एस्टेट भी एक सेक्टर मौजूद है और उसमें हमारी मजबूरी थी। और इनका टारगेट जो आपने पूछा वो ये है कि इन्होंने इस साल 150 अरब रुपए रियल एस्टेट से इकट्ठे करने हैं टू मेक श्योर दी इंस्टॉलमेंट ऑफ दैट लोन जो इन्होंने पे करना है मुख्तलिफ़ ममालिक को भी और IMF को भी। तो उसके लिए इनकी जो फ़िगर है वो उन्होंने हमें बताई। अब वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं और हमारी अपनी मजबूरियां हैं। हमारा चूँकि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, हर कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है और इसी असना में हमारा कारोबार जो बहुत अच्छा चल रहा था वो भी डिस्टर्ब हो गया। और इसका डेफिनेटली हमारे इस प्रोफेशन से लाखों लोग वाबस्ता हैं तो उनका रोज़गार यकीनी तौर पर इसमें बुरी तरह से मुतासर हुआ है और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उतनी देर तक ये मुतासर रहेगा। लेकिन उसके बाद हमारी पॉलिसी ये थी कि हम एटलीस्ट इसके प्रोसीजर को इतना आसान बना दें और इसमें से कुछ ऐसे रिलीफ़ ले लें जो कि FBR हमें दे सकता है। तो उस रिलीफ़ के लिए हमने अब वर्किंग शुरू की हुई है। इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले चंद दिनों में 2 से 3 हफ्तों में आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इंशाअल्लाह नज़र आएंगी जो प्रोसीजर होंगी। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि 7E ख़त्म हो जाएगा, बट हम ऐसे उसको सिस्टम को स्मूथ करेंगे। हमारी ऐसी तजावीज़ हैं कि उसमें से कुछ लोगों को एग्ज़ैम्प्ट और किया जाए ताकि वो जेन्युइनली वो डिज़र्व करते हैं कि उनको जो है वो ले ऑफ़ किया जाए इस लॉ में से और उसको एग्ज़ैम्प्ट किया जाए। तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। फिर प्रोसीजरल चीज़ों को हम एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक 7E एडजस्टेबल नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है कि 7E एडजस्टेबल हो जाए। इसी तरह इन्होंने जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है वो सब के लिए एक किस्म का कर दिया कि या तो आपको 7E जमा करवाना है या आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना है। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग फॉल कर रहे हैं जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही
पेश ना आए। तो इस तरह की कुछ प्रपोजल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ रुपए से कम है, उसकी पर्सनल उस प्रॉपर्टी की हद तक अगर हम बात करें तो उस प्रॉपर्टी को ना एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पेश आए और ना उसको 7E की ज़रूरत पेश आए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। हाँ, जब वो टैक्स रिटर्न में जाए तो वो वहाँ पर ज़रूर उससे पूरा हिसाब लें और उससे टैक्स रिटर्न के ड्यूरिंग 7E का टैक्स ज़रूर जमा करें। बट इन चीज़ों को हमारी प्रोसीजरल ट्रांसफ़र जो इश्यूज़ हैं उनमें आसानी पैदा करने के लिए हमने उनको ये सजेशन दे रहे हैं कि जनाब आप ये दोनों चीज़ें अगर लिफ्ट कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। और ये जो लोगों के दरमियान एक अनरेस्ट है, एक बेचैनी है, परेशानी है, क्योंकि हमारा रियल्टर जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। हर बंदा, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग आ गए हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पढ़े लिखे लोगों की नहीं है। तो उनको समझना, इस पर अमल करना और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी आसानी पैदा कर दी जाएँ जो आम आदमी भी उसको आसानी से टेकअप कर सके। शायद थोड़ा सा शॉर्ट सा बता दीजिएगा कि इन नियर फ्यूचर में, क्योंकि आपकी जो अप्रोच है वो पाकिस्तान लेवल की है, आप पूरी डीलर्स कम्युनिटी की आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट लेवल तक पहुंचाते भी हैं, उनसे डिस्कशन करके। पास्ट में भी जब आप जनरल सेक्रेटरी थे DHA डीलर एसोसिएशन के, उस वक्त भी आपने फ्रंट फुट पे आके बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और आपने टैक्सेशन में काफ़ी रिलीफ लिए। और जो टैक्सेशन गवर्नमेंट उस वक्त भी बढ़ाई थी, इनको टैक्सेशन बजाय के ज़्यादा इकट्ठी होने के, बहुत ना होने के बराबर इनको कलेक्शन हुई। तो आपकी एफर्ट की वजह से वो इन्होंने टैक्सेशन कम की। तो इनको भी जो उम्मीद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट लेवल के, हमने ये टारगेट सेट किया कि हम इस साल में टैक्सेशन है वो इतनी इकट्ठी होगी, उससे भी इनको ऑलमोस्ट डबल को उन्होंने टारगेट कर लिया था उन्होंने। तो अभी आप इन नियर फ्यूचर में, आप क्योंकि उनसे मिल के आए हैं, आपने उनका माइंड सेट को थोड़ा सा स्टडी किया कि वो आगे इन नियर फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को, या जो नया बायर है, नया ख़रीदार है, इन्वेस्टर है, आप रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस कर दें कि आप इन नियर फ्यूचर में रियल एस्टेट को कैसे देख रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट में जितनी पैनिक कंडीशन लोगों ने क्रिएट कर दी है, मैं समझता हूँ कि हम अपने कारोबार के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट की बात पहले कर दूं। आपके क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 150 अरब रुपए के नए टैक्सेस में से वो अमाउंट कलेक्ट करना चाह रही है रियल एस्टेट में से। कुछ और सेक्टर्स भी उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं और उस पर वो टैक्स ले रहे हैं। और इसके ऊपर वो ये जो फिगर मैंने आपको बताई है, ये उनका टारगेट है। जहाँ तक बात है रिलैक्सेशन की, तो वो हम पहले भी एफ़र्ट कर रहे थे, अभी भी एफ़र्ट जारी है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी एफ़र्ट जारी रहेगी। और हमारी कोशिश ये है कि ये इलॉजिकल, इर्रेशनल और इलीगल किस्म का टैक्स ख़त्म हो, जो कि बिल्कुल इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। ये अप्रॉक्सीमेटली एक रेप्लिका है वेल्थ टैक्स का। तो हमारी ये देखें स्ट्रगल तो जारी रहेगी। बट अभी राइट नाउ चूँकि इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो इसके ऊपर शायद कुछ ना कर पाए। उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं, कब होते हैं नोबडी नोज़। तो जब तक ये इसमें चेंज नहीं आता, मेरा टारगेट ये है कि इसमें से आसान रास्ते बताए जाएं, लोगों को एजुकेट किया जाए कि किस तरह से आपके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं और जो FBR के भी बस में हो। और हम भी प्रैक्टिकली देखें, हर चीज़ के कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। कुछ चीज़ें तो मैं ऑन दी रिकॉर्ड बता सकता हूँ और सारी चीज़ें मैं ऑन दी रिकॉर्ड नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें मैं ऑफ दी रिकॉर्ड भी लोगों को बताता हूँ कि जिससे हम अपने 7E से या बाकी टैक्सेशन से किस तरह रिलीफ हासिल कर सकते हैं या किस तरह से लोगों को के लिए सहूलत पैदा कर सकते हैं। तो वो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफ दी रिकॉर्ड मैं इंशाल्लाह कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा। मैंने कल भी एक सेमिनार था, वहाँ पर गाइड किया, फर्दर भी करता रहूँगा। और जहाँ तक आपका सवाल है, सेकंड क्वेश्चन आपका, रियल एस्टेट मार्केट को इन नियर फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हैं? देखें, रियल एस्टेट सेक्टर को अगर हम सारे दोस्त इसको पॉजिटिवली और इसको समझकर, असल प्रॉब्लम है समझना। जब हम समझ जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में जो ये सारी एग्जाम्पशंस 5-6 एग्जाम्पशंस हैं, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पशंस हैं। उसके बाद फिर आपकी 2.5 करोड़ की सेल्फ एक एग्जाम्पशन है। तो अगर इन सारी एग्जाम्पशंस को हम एक्यूमुलेट करें तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, जनरली अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो कुछ 60% के करीब लोग वैसे इसमें से बाहर निकल आते हैं। तो हमारी मार्केट का एक 60% एक मेजर पोर्शन, हो सकता है वो 70 हो,
मेरी ज़ाती राय में मैं मिनिमम अगर बात करूं तो 60% लोग मौजूद हैं मेरी नज़र में। मैं अगर अपनी बात ज़ाती तौर पे मेरा ओपिनियन लें तो मेरी नज़र में 70% लोग इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30% बाकी लोगों को देखें तो वो 30% एक आध प्रॉपर्टी बेच भी दें, उसमें से मतलब वो उसमें फॉल करेंगे कि अगर वो एक आध प्रॉपर्टी बेच दें तो वो टैक्स नेट से उस 7 से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो 2.5 करोड़ 3, 4, 5 की कैटेगरी में हैं। एक आध प्रॉपर्टी ले ऑफ करने के बाद उनकी वो एग्जाम्पशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मेरी नज़र में कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, इसमें जो तकलीफ़ दे बात है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसफ़र के टाइम पर 1% टैक्स जमा करवाना शायद उतना एक कस्टमर के लिए, सेलर के लिए मसला ना हो। असल प्रॉब्लम जो इर्रेशनल है, इलॉजिकल है, वो ये है कि हर साल आपने 1% इसका एक रेंटल इनकम पे करनी है। वो एक परेशान कुन बात है जिससे हमारे अंदर या हमारे लोगों के अंदर एक बेचैनी है। इसका ख़ात्मा होना चाहिए। हाँ, ये अगर मतलब सिर्फ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र होता तो शायद मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए एब्जॉर्ब करना आसान होता, उसको एडजस्ट करना या उसको समझना और उसको पे करना इतना मुश्किल ना होता। तो अब ये परेशानी उन लोगों के लिए है जो जिनके ऊपर 7E एप्लीकेबल है और वो हर साल उनको पे करना पड़ेगा। और ये एक डेफिनेटली इसको कोई भी बंदा जो है वो इसकी हमायत नहीं कर सकता, ना मैं करता हूँ ना कोई और कर सकता है। तो ये इवेंचुअली आज नहीं तो कल ये मुश्किल दौर है, ये मुश्किल वक्त है हमारे लिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है हम अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं, ये इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। उतनी देर तक हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हमने हालात का डट कर मुकाबला करना है। हमने अपने बिज़नेस को मायूस नहीं होना, इसमें हमने काम करते हुए अपने रोज़गार के वसाइल पैदा करने हैं। इंशाल्लाह ताला होंगे। हमें सिर्फ एजुकेशन की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने जगह जगह सेमिनार रखे हैं। किसी भी और फोरम पर कोई और दोस्त चाहते हों कि हमें आकर ब्रीफ किया जाए, हमें इसमें से वे आउट बताए जाएं, हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ बताई जाएं, गाइड किया जाए, वो 25-30 दोस्त इकट्ठे हों, मुझे कॉल करें। इर्रिस्पेक्टिव वो किसी भी ग्रुप से तल्लक़ रखते हैं, वो रूलिंग पार्टी से तल्लक़ रखते हैं, वो DHA मुल्तान या DHA कोटा या किसी और सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन मैं उनको एजुकेट करने के लिए, गाइड करने के लिए हमतन तैयार हूँ। इंशाल्लाह आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आपको मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपने बड़ी आसानी कर दी है सबके लिए समझने के लिए। किसी का मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह उसकी भी मज़ीद आंसर इन डिटेल देंगे।